नमस्कार सर। जो अमेरिका और ईरान की वार्ता इस्लामाबाद में हो रही थी, पाकिस्तान उसे करवा रहा था, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। तो उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार जी। पाकिस्तान के लिए तो सबसे पहले ये जो एक शेर है वो कहना चाहेंगे हम। हौसलाए हिमाकत तो देखिए, मुंह पिटवाते हैं पर अदब के साथ। ये इनका एक रवैया ऐसा हो गया है जी कि इन्हें अब बेइज्जती कराने में ही अपनी इज्जत महसूस होती है। पूरी दुनिया को पता है कि क्या स्थिति चली हुई है, क्या हो सकता है, लेकिन ये तो पता नहीं कौन सी भांग खाकर बैठे रहते हैं कि बस हम हैं चौधरी, हम ही इस दुनिया को चला रहे हैं, हम ही एटमी पावर हैं और पूरी दुनिया हमारी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। अब अमेरिका भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है और चीन भी हमारा दोस्त है और जितने भी वाहिद मुल्क हैं सब पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस सबसे बड़ी जो आपदा है दुनिया में, ईरान और अमेरिका की युद्ध की, इसको पाकिस्तान ही हल कर सकता है। पता नहीं कौन इनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें बैठा रहा है और ये बड़े हंस हंस कर अपने मुंह को पिटवा रहे हैं और फिर अपना 2 दिन बाद में फिर अपने मुंह को दिखाने लगते हैं। तो अब क्या होगा? अब ये तो स्थिति खराब हो गई है। पाकिस्तान जो मध्यस्थता करवा रहा था, वो उसका भी पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब आगे क्या होगा? देखिए जी, पहले कुछ बातों को सिलसिलेवार समझ लेते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि पाकिस्तान ने एक पैक्ट कर लिया सऊदी अरब से, उससे खूब सारे कर्जे ले लिए और उससे पैक्ट कर लिया कि भाई ये हम तुम दोनों का एक समझौता है कि एक पर अटैक तो वो दूसरे पर अटैक माना जाएगा। और जब यहां पर ये लड़ाई चालू हुई, सऊदी पर मिसाइलें बरसाई ईरान ने, तो इसने क्या काम करा कि झूठ मूठ की एक अफगानिस्तान से लड़ाई छेड़ ली कि मुझे इसमें फंसना ना पड़े। अब क्योंकि सीज फायर हुआ और सीज फायर होने के बाद में इस वार्ता के लिए कि भाई चलो एक बार बातचीत हो जाए, ना जाने कुछ हल निकल जाए, तो पाकिस्तान ने सोची कि अब बहुत बढ़िया मौका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली थी कि हमारे जो कर्जे हैं उनको अभी दो, हमें नहीं है तुम्हारी, जब हमारा युद्ध अब चला हुआ अब करो मदद जो भी करनी है। तो पाकिस्तान ने देखा कि अब बहुत बढ़िया मौका आ गया और उसने अपने 10-15 हजार सैनिक भेज दिए और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ चीजें सऊदी अरब को भिजवा दी जी, अभी 2-3 दिन के भीतर। अब एक बात बताओ, क्या ईरान को पता नहीं है इस चीज की कि ये पाकिस्तान कौन सी दोगली चाल चल रहा है? और अब दूसरे पक्ष पर आ जाओ। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने क्या कहा कि जो इजराइल है वो तो एक शैतान देश है और उसकी जगह तो एक नरक में है और उसका तो नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए। अब आप बताइए कि तुम उस आदमी के से समझौता भी कराना चाह रहे हो और उसके लिए ऐसी बात कर रहे हो। तो फिर वहां की जो इजराइल की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत लताड़ा पाकिस्तान को, और जो वहां के विदेश मंत्री हैं गिडियोन सार, उन्होंने तो इतना लताड़ा, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान है एक तरफ तो दम भर रहा है कि मैं समझौता करा रहा हूं, दूसरी तरफ बिल्कुल एक पार्टी के लिए बयानबाजी कर रहा है। और अगर अगर हम किसी को मानते हैं तो सिर्फ हम भारत को मानते हैं, वो किसी से अपना प्यार नहीं जता रहा कि नहीं भाई मैं तो इजराइल से प्यार करूंगा कि मैं ईरान से करूंगा, वो नहीं, वो तो सिर्फ बात करेगा, वो इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा और उसकी बात सुन रहे हैं सब। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, उन्होंने तो यहां तक कह दी ये बात कि वर्ल्ड ऑर्डर अब नया बन चुका है। अब सुपर पावर वो नहीं है कि जो एक महाशक्ति अपने को प्रेजेंट कर रही है, अब पावर वो है कि जो हर देश से बात कर सकता है और हर देश उसकी बात को सुन लेता है, वो है पावर। और वो पावर सिर्फ भारत है। भारत यूक्रेन से बात कर सकता है, रूस से भी कर सकता है, भारत इजराइल से बात कर सकता है और ईरान से भी कर सकता है। तो वो है पावर। नहीं तो हर देश की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, वो किसी ना किसी के फेवर में खड़ा नजर आता है, किसी ना किसी के फेवर में बयानबाजी करता नजर आता है। तो ये जो है ख्वाजा आसिफ, इसके बयान पर उन्होंने पाकिस्तान को बहुत लताड़ा और कह दी कि नहीं नहीं ये तो ये सब बेकार के वो छलावा कर रहे हैं कि भाई हम समझौता कर रहे हैं, ये तो खुद एक पार्टी है इसमें कि जो इस ढंग की बयानबाजी कर रहे हैं। अब वार्ता होगी जी, वार्ता सभी को पता थी कि भाई अमेरिका तो इस चीज पर अड़ा हुआ है कि जो वहां पर ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए, ये वो नहीं बना है, कोई भी एटॉमिक चीजें नहीं बनाए, बिल्कुल भी यूरेनियम का बिल्कुल समर्थन नहीं करे। उन्होंने कह दी कि ये हम इसके झांसे में नहीं आएंगे कि हम तो जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं या पावर के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कह दी कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ये सब झांसेबाजी करते हैं और इसके हाथ में अगर ये सब चीजें आ गई तो ये बिल्कुल ये एटम बम बनाएगा और तुरंत सबसे पहले ये इजराइल पे मार देगा। तो ये तो अब बिल्कुल बात मानी नहीं जाएगी कि हम ये पावर के लिए कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ईरान इस बात को मान नहीं रहा है कि नहीं जी हम नहीं। और एक उसके जैसे कहते हैं ना खून मुंह लग जाना, उसके खून मुंह लग गया।
क्योंकि उसने सोचा कि सबकी गर्दन दब रही है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, और वो कह रहा कि मैं इस पे अब टोल टैक्स वसूल करूंगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल नहीं पा रहा अभी तक भी, और उसको लग रहा है ईरान को कि ये खुलवा नहीं पाएगा अमेरिका तुझसे। उसने उसमें माइंस बिछा दी जी, और खुद उसको ये रिपोर्ट आ रही है कि और देशों की तो बात छोड़ो, खुद ईरान भी उन माइंस को नहीं हटा पाएगा। वो उन्होंने इतनी जल्दीबाजी में बिछाई है कि उन्हें खुद ही लोकेशन पता नहीं है। अब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जी कि 1-2 किलोमीटर का एरिया आकर यहाँ पता लगा दें कि भाई वो चीज हमने वहां पे छोड़ दी। अब समुद्र में कोई चीज उन्होंने छोड़ी है, इतना बड़ा एरिया है वो, तो अब बताओ कैसे उनकी सर्च होगी। उसमें दुश्मन देश का जहाज ब्लास्ट होगा या जो अपना कोई मित्र देश है उसका ब्लास्ट होगा, ये तो अब आगे की बात है। तो अब ये बात होगी जी, उसे ये लग रही है कि तुम टोल टैक्स वसूलो, इससे तुम्हारी जो है जिंदगी भर की रोजी रोटी चलेगी। अब अमेरिका की जो साख है वो दाव पर लग गई कि फायदा तो कुछ हुआ नहीं, और ये एक दुनिया की गर्दन दब गई है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करवा दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका इस बात के लिए छटपटा रहा है कि कैसे करके ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए। उधर खाड़ी देश हैं वो जो एकदम से रईस बने बैठे थे और उनका डेली का तेल बिक रहा था और वो शेख बने बैठे थे, अब उनकी शेखी निकल गई जी, क्योंकि इन्होंने मिसाइल मार मार के उनके जो जितने भी हैं ये ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद कर दिए और सब चीजें बर्बाद कर दी। अब कौन कौन किसकी माने, लेकिन ये मान नहीं रही पाकिस्तानी। वो सोच रहे हैं कि नहीं जी, हमारे कहने से ट्रंप भी अपनी आर्मी को यहां से हटा लेगा और ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल देगा। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि हम पहले ही बोल चुके थे कि ये इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अब इन्होंने बीच में क्या पेच फंसाया, बीच में अफवाह उड़ाई इन्होंने कि इसमें चीन भी मुलव्वस है, कि चीन भी पर्दे के पीछे वो कर रहा। तो चीन ने फिर डांटा, चीन का स्टेटमेंट आया, कल की डेट में चीन का स्टेटमेंट आया कि ये सब फालतू की बातें नहीं की जाए, हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि हम किसी वार्ता में सम्मिलित हैं, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, पाकिस्तान तो अपनी बेइज्जती करवाने का आदी हो चुका है। चीन एक पावर है, वो क्यों करवाएगा अपनी बेइज्जती? उसको तो पता है कि ये कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये तो एक ईगो की नहीं बल्कि एक ये लालच की लड़ाई हो रही है इस टाइम पर। ये खाली ईगो मत समझो, ईगो को तो आदमी अपनी को कब्जे में कर लेता है, लालच को कैसे कब्जे में करेगा? ईरान के अंदर इतना लालच है कि मैं यहाँ पे टोल टैक्स लगाऊंगा। वो कह रहा है कि मैं एक जहाज से $80 मिलियन लूंगा। बोलो, थोड़ी रकम होती है। और उसके अंदर ट्रंप साहब के अंदर लालच है कि मैं जो खर्ग आइलैंड है मैं उसको कब्जा लूं, वो ऑयल मेरे कब्जे में आ जाए। तो भाई ये खाली एक ईगो की नहीं है कि भाई 10 बम वहां पे मार दिए जी, थोड़ी चीज बर्बाद कर दी जी, ठीक है जी, अब तुम अपने रास्ते लग जाओ, हम अपने रास्ते लग जाए, वो बात नहीं बन रही है। यहाँ एक लालच की लड़ाई है। तो अब ये स्थिति हो चुकी है जी। तो सर, अब ये वार्ता जो इतनी मच एंटीसिपेटेड थी, पूरी दुनिया की निगाहें थी, अब ट्रंप क्या करेंगे और ईरान क्या करेगा, अब क्या लग रहा है आपको? देखो जी, ईरान का बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें खाली वो ही नहीं थे कि वो 3-4-5 आदमी थे, आरागची थे या और कोई थे, उनका बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल था। और उसमें जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे और भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनके प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने आपस में बातचीत करी है कि भाई किस ढंग से इस समस्या का समाधान हो। JD वेंस साहब थे, उन्होंने बता दी कि मैं हर वक्त टच में था ट्रंप साहब के में और उसके रूबियो के टच में हर वक्त थे, वो तो पूरी चीजें दे रहे थे। और अंत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, JD वेंस साहब ने तो साफ कह दी कि भाई हमारी तरफ से तो अब ये वार्ता खत्म है और हमने जो सबसे अच्छी डील थी वो रख दी थी ईरान के सामने। लेकिन ईरान इस बात को नहीं मान रहा और ये अब ईरान के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ट्रंप साहब तो पहले ही खार खाए बैठे हैं कि ये जो इतनी बड़ी मैंने वो करी है सब कुछ अपनी, कि भाई मैंने इतने सारे युद्ध रुकवा दिए या मैंने उसको उठवा दिया वहाँ के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उन सब पे बट्टा लग गया कि अब तो ये हो रही है किरकिरी का ट्रंप साहब ने अमेरिका को वहाँ फंसा दिया और जो अमेरिका इतना महाशक्तिशाली देश है वो वहाँ से भाग रहा। खाड़ी देश है, उनकी निगाह में अमेरिका की ये हो गई है कि भाई हमारी रक्षा नहीं हो पा रही। तो अब ट्रंप साहब हल्का स्टेप नहीं उठाएंगे, ये तो तुम मान ही लो। पक्की बात है अब कि अगर ट्रंप साहब कुछ करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। उन्होंने तो साफ स्टेटमेंट दे दिया था कि एक सभ्यता खत्म होने वाली है और वो कर गुजरेंगे। इस चीज का अंदेशा है कि अगर ये ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वो कुछ ना कुछ ऐसा वरस्ट करेंगे कि जिसका किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होगा। अब ईरान के भी जाएंगे अपने देश में बातचीत करेंगे, वो भी आगे पीछे की लगाएंगे, वो चीन से भी बात करेंगे, वो रूस से भी बात करेंगे या और कोई उनका होगा हितैषी उससे भी बात करेंगे कि भाई ये समस्या से कैसे निकले। खुश तो कोई भी नहीं है, युद्ध से कौन खुश है बताओ? सभी का तो नुकसान हो रहा है, उनका भी तो जीवन एकदम से दांव पे लगा बैठा कि कौन कब किस चक्कर में आएगा। तो ये तो अब बातचीत करेंगे। वेंस साहब भी ट्रंप साहब को पूरी सिचुएशन बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अभी तो उन्होंने फोन पे बात की है, अब वहां पे अमेरिका में जाके और फिर उनके पॉलिसी मेकर हैं।
ये चीजें ऐसी तो होती नहीं है सर कि भाई खाली एक यहाँ पे बातचीत हो गई है और वो रिजेक्ट भी कर दी है, और ईरान ने रिजेक्ट कर दी, अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी, तो बात खत्म होगी। अब थिंक टैंक होते हैं हर जगह के, तो वो बिल्कुल हर एक पॉइंट वार एक पॉइंट का आपको 10-10 चीज बताएंगे कि भाई इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ी इधर से डाइल्यूट कर लो, इस चीज को थोड़ी ऐसे कर दो, और इसका ये ऑप्शन हो सकता है। तो उसमें जो ये बातचीत होती है इनका यही फायदा होता है कि इसमें एक गुंजाइश बनी रहती है। अभी 15 दिन का टाइम भी है सीज फायर में, तो वो हर टॉपिक को इस ढंग से कर देते हैं कि दूसरा भी खुश हो जाए और अपना काम भी हो जाए। तो वो एक चीज के 10-10 ऑप्शन देंगे। अब लेकिन फाइनली तो या तो ट्रंप साहब को करना है, या ईरान की जो अथॉरिटी है, मुजतबा खामनेई तो अभी है नहीं इस स्थिति में, लेकिन जो IRGC के हैं, जो सुप्रीम लीडर जो भी होंगे वो हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, कौन निर्णय ले रहा है। तो ये चीज़ है, हो सकता है सभी ये दुआ कर रहे हैं कि कोई चीज़ें ऐसी आ जाएं कि दोनों की थोड़ी थोड़ी ईगो भी शांत हो जाए, थोड़ा थोड़ा लालच भी शांत हो जाए, काम बन जाए। लेकिन बस दिक्कत यही आ रही है कि ना तो इजराइल की कोई इच्छा कि ये चीज़ें अभी जल्दी से बात आ जाए, क्योंकि इजराइल की नज़र में भी पूरी चीज़ें हैं कि ये पाकिस्तान जैसे रंगेसियार ये एक नया खेल कर रहे हैं, और ये इजराइल के ऊपर इतना भारी दबाव कराने के चक्कर में है कि बस इसको खत्म कर दो, एक ये जो सभ्यता है इसको खत्म करो। इजराइल को तो हम मानते ही नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। और उधर ये है सऊदी अरब है, सऊदी अरब को भी ये लग रहा है कि अगर अब इनको छोड़ दिया, ईरान को इतना शक्तिशाली बनाकर छोड़ दिया, तो फिर सऊदी अरब की बात खराब रहेगी, जो कि अब पूरे मुस्लिम देश का सबसे जो ताकतवर देश माना जाता है हर तरीके से, अमीर में भी, पावर में भी, फिर वो उनकी सत्ता खतरे में है। तो वो अभी नहीं चाह रहे कि चीज़ें इतनी जल्दी से ये सब चीज़ें वो हो जाएं, वो चाह रहे हैं कि अभी ईरान को थोड़ा घुटने पे ला दिया जाए, और ईरान अभी घुटने पर आता नजर नहीं आ रहा। तो उम्मीद अभी यही है कि ये सीज फायर खत्म हो जाएगा, और ईरान को या तो कोई इतनी ज़बरदस्त चोट पहुंचा दी जाएगी कि फिर वो घुटने पे आए, और या फिर कोई ईरान ऐसा कदम उठाए कि भाई फिर सब उसकी बात मान लें कि नहीं भाई अब तो इस मामले को रफा दफा करो, कैसे करके यहाँ से फेस वॉशिंग करो। लेकिन उम्मीद यही है कि नुकसान अब ईरान का ज़्यादा होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत डिटेल में आपने समझाया। और आपने पहले भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान की कोई नहीं मानेगा, भाई मतलब कि मध्यस्थता करा रहा है, और अब भी आपने भविष्यवाणी की है कि अब नुकसान ईरान का ज़्यादा होगा और ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।